हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया हेल्थ में होंगे, बहुत बढ़िया वेल्थ में होंगे। तो आइए, वेलकम टू फ्री ऑनलाइन जीके एंड करंट अफेयर्स बाय अंशुल बेनीवाल। ये सब आपको दिया जा रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बिना किसी चार्ज के, बचपन स्कूल खुनखुना डीडवाना के द्वारा। आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करेंगे आज के हमारे 10 सवाल जीके के करंट अफेयर्स। तो पहला सवाल है हमारे दंदनाते हिस्ट्री से, यानी इतिहास। वेरी फेमस क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? बहुत छोटा सवाल लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रोडवेज और इन सब का बहुत ज्यादा वैल्यू है ट्रेड में, चाहे हमारे जीडीपी ग्रोथ में। बिना अच्छी रोड्स के, बिना हाईवेज के किसी भी देश का डेवलपमेंट, किसी भी देश का विकास पॉसिबल नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने, बहुत पुराने इतिहास का सवाल है। आपको हिंट के लिए बता दूं कि ये 3rd सेंचुरी बीसी, यानी ईसा पूर्व 300 साल ईसा पूर्व में ये इस रोड का निर्माण हुआ था। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के बहुत बड़े शासक। इन्होंने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पथ के नाम से इस प्राचीन मार्ग के साथ में इस राजमार्ग का निर्माण किया था, जिसे लाहौर से लेकर के पाटलिपुत्र यानी कि आज के पटना तक इसको बनाया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मूल रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार नहीं देता, लेकिन इसमें संशोधन हुआ। इस अधिनियम में संशोधन हुआ। आपको बताना है किस वर्ष में यह संशोधन हुआ था, जिसमें कि इस असमानता को हटाया गया और बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया। तो बेसिक इसमें अपना जो आपको आंसर करना है वो ये है कि किस साल में इस अधिनियम में संशोधन हुआ था, इसमें अमेंडमेंट हुआ था, जिससे बेटियों को बराबर का हक दिया है। और ये न्यूज में क्यों है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस संशोधन के अंदर भी कुछ बदलाव किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं। उस बदलाव का बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन जो हुआ था 2005, उससे मिला बेटियों को हक, कुंवारी हो या शादीशुदा, बेटी का पिता की संपत्ति में पूर्ण हिस्सेदारी है। अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आप उसको देखिए, समझिएगा। मैं आपको एक छोटा सा इसमें पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, उसने कहा है कि 2005, इससे पहले क्या होता था, जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट था, इसमें जो बड़ी बात ये थी, आप ये देखिए, हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसमें जो बड़ी बात ये थी 2005 का जो अमेंडमेंट था, यानी कि संशोधन था, इसमें यह था कि यदि पिता की मृत्यु 2005 से पूर्व में हुई है तो बेटियों को अधिकार नहीं मिलता था। यदि पिता की मृत्यु इस संशोधन आने के पश्चात हुई है, बाद में हुई है, तभी बेटियों को बराबर का हक, हिस्सा मिलता था। यानी कि ये पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट था, संशोधन था एक्ट के अंदर, ये पीछे की साइड नहीं जाता था, पीछे के सालों में नहीं जाता था। यदि पिता की मृत्यु 1980, 1990, 2000, 2001, 2002, 2003 में हुई है तो बेटियों को हक, हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, यानी कि पहले के समय को भी हम काउंट करेंगे। सबसे बड़ी बात है, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए कि ये जो है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ में कार्य करेगा। यानी कि यदि पिता की मृत्यु 1970 में भी हुई हो या 1960 में भी हुई हो, फिर भी बेटियों को पूर्ण अधिकार मिलेगा, उनको संपत्ति में बराबर का हक, हिस्सा मिलेगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट था जिसको सभी को ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हमारा उच्चतम न्यायालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने जजमेंट दिया है। आइए इसी के साथ सवाल नंबर 3, फिर से हिस्ट्री का सवाल। मध्यकाल के दौरान किन भइयों में सरकारी भवन के निर्माण संबंधी जानकारी होती थी? मध्यकाल यानी मेडिवल एज, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन। राजस्थान, उदाहरण के लिए आपको मैं एक और बात, इसमें हिंट के लिए एक और बात कहूंगा। ये भैया बीकानेर
रियासत की थी, यानी बीकानेर राजघराने की भइयों की बात है, जिसमें सरकारी भवन के निर्माण के संबंधी जानकारी कौन सी भइयों में होती थी, तो आपको इसमें बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि कमठाना भई, ये एक सही जवाब। तो आप देखिए, ये एक मैंने यहाँ पे वेज स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिसंस एंड लेबरर्स एंगेज इन कंस्ट्रक्शनल वर्क इन मेडिवल राजस्थान, मतलब मध्यकालीन राजस्थान में किस प्रकार से सैलरी वेजेस का पेमेंट होता था, किनको, कारीगरों को और साथ ही श्रमिकों को। किस कंस्ट्रक्शन वर्क में जो राजभवन होते थे, भवनों का निर्माण होता था, उसमें उनको किस तरह से किया जाता था। और ये बात की है बीकानेर स्टेट की। तो आप ये दूसरी लाइन में अगर आप देखेंगे, इसके अंदर सेकंड लाइन में ही अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये हम कमठाना भइयों की बात कर रहे हैं बीकानेर स्टेट के अंदर। और इसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे, आपका इस चैप्टर को देखेंगे, इन बही खातों को थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको काफी कुछ बीकानेर रियासत के बारे में, उनका किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता था, इसके बारे में आपको पता चलेगा। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 4। हाल ही में श्रीलंका के विमानन प्राधिकरण ने कहा है कि वे किसी एक पौराणिक चरित्र का, उनके राजमार्गों का, नॉट एग्जैक्टली राजमार्ग बट जो विमानन मार्ग होते थे, यानी कि एयरवेज होते थे, उनका अध्ययन करेंगे। उसके लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है। तो ये कौन से ऐसा पौराणिक चरित्र है जिनके एयरवेज का ये शोध करने जा रहे हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, रावण, श्री राम, सीता माता या हनुमान जी के विमानन मार्ग यानी एयरवेज। कि क्या हनुमान जी ने कौन सा एयरवे लिया था, या राम जी कौन से हवाई मार्ग से गए थे, या रावण ने कौन कौन से हवाई मार्ग का उपयोग किया था, इसके ऊपर एक रिसर्च करने जा रहे हैं। तो आपको बताना है कौन से पौराणिक चरित्र की बात की जा रही है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रावण के विमानन मार्ग यानी कि हवाई मार्गों का अध्ययन श्रीलंका के विमानन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। तो ये अभी सिंहल श्रीलंका में एक हालिया अखबार के विज्ञापन में श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ श्रीलंका ने राजा रावण और अब उनके खो चुके हवाई मार्गों के प्राचीन प्रभुत्व, इस विषय पर शोध करने के लिए जनता से, लोगों से, कोई अगर दस्तावेज है या साहित्य है किसी के पास, उसकी मांग की है। तो बेसिकली इसके अंदर पर्यटन और विमानन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एविएशन श्रीलंका द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है और इस पे एक नया शोध श्रीलंका कर रहा है। तो इसमें महत्व की बात करें तो रामायण से संबंधित तथ्य आपको थोड़े बहुत बता देते हैं। पुष्पक विमान हमने बहुत ज्यादा सुना है। पुष्पक विमान रावण द्वारा उपयोग में लिया गया था, बाद में राम जी द्वारा भी अयोध्या जाने के लिए इस विमान का उपयोग किया गया था। इसको विश्वकर्मा ने बनाया और काफी फेमस है, काफी इसका नाम हमने सुना है। रावण वन क्या है? श्रीलंका ने अपना पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट रावण वन के नाम से नाम दिया उसे, जिसे जून 2019 में प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ आपको सिंहला बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बारे में भी कुछ आपको यहां बताएंगे। भारत से संबंध के बारे में भी हमने एक दो लाइन जोड़ी हैं जिसे आप आराम से अपने समय लेते हुए पढ़ सकते हैं। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 5। फोन टेपिंग और फोन टेपिंग से जुड़े मुद्दे। अभी हाल ही में राजस्थान की राजनीति में फोन टेपिंग का बहुत सुना है हमने। 2013 में हमने हिमाचल की राजनीति में सुना था। उससे पहले बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाए कि उनके फोन टेप किए जा रहे हैं। ये प्रकरण हम बार बार सुनते हैं, तो इससे हमने जुड़ा एक सवाल आपके सामने पेश किया है। क्या फोन टेपिंग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है और किस नियम या लॉ के तहत इस प्रकार फोन टेपिंग को संपादित किया जा सकता है? 4 ऑप्शंस, हाँ या ना में अगर आपको जवाब पता है तो आप 2 ऑप्शंस आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, किंतु यदि आपको सही उत्तर देना है तो आपको इस पूरे ही लॉ के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फोन टेपिंग क्या होता है, किस नियम और लॉ के तहत होता है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, यस। हाँ, फोन टेपिंग के लिए पूर्व अनुमति बहुत आवश्यक है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 के तहत ही कोई भी फोन टेप कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हमने सही बताया। तो देखिए ये हमारी रिसेंट न्यूज थी, सियासी खानाफूसी पर सरकारी रास्ता। कानून हमारे इसमें स्पष्ट हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है कि नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा बताया है कि पूर्व अनुमति के लिए यदि निगरानी एजेंसी
केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय गृह सचिव से अनुमति लेनी होगी और राज्य सरकार के मामले में संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी से इसकी अनुमति लेनी होगी। किस कानून के तहत, आपको अगले ही स्टेप में आपको बताया गया है किस कानून के तहत यह होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 केंद्र व देश की किसी भी राज्य सरकार को देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में इस प्रकार की फोन टेपिंग अलाउ करता है। अब ये कौन कर सकता है फोन टेपिंग, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोगों, कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कभी ना कभी इस चीज से किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में बताया गया पिछले साल कि खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल का ये है ब्यूरो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, रॉ, बहुत नाम सुना है रॉ का हमने, उसके अलावा सिग्नल खुफिया निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त को ही टेलीफोन बातचीत टेप करने का अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से ये पिछले साल बताया गया था। और ये फोन टेपिंग के मामले हमने बहुत ज्यादा सुने हैं। ममता बनर्जी ने भी 2019 में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था, कुमार स्वामी पर भी 2019 में आरोप लगे हैं, और धूमल जो कि हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़े हैं, 2013 में उन्होंने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल पर तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए फोन टेपिंग के आरोप लगाए थे। तो ये हमारे पुराने आरोपों की झड़ी है जो विभिन्न सरकार के मुखियाओं ने दूसरी सरकारों पे या पूर्व के सरकार के जो लीडर थे उन पे आरोप लगाए हैं। तो आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 6, ये है कोरोना से रिलेटेड। हमें उस टेस्ट का नाम बताना है जो यूएस ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विकसित किया है। किस किस ने मिलकर किया है? येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, और इसे अप्रूव किया है यूएस एफडीए। ये कैसा टेस्ट है? ये बहुत ही सस्ता है, इनएक्सपेंसिव, बहुत हाई सेंसिटिविटी, मतलब इसका जो सही होने का जो रेट है 88 से 94% है। और ये किसी प्रकार का नेजल स्वैब यानी नाक के अंदर से किसी प्रकार का स्वाब नहीं लेता है। तो आपको 4 ऑप्शंस हैं, आरटीपीसीआर, सलाइवा, प्लाज्मा और पोर्टेबल लो कॉस्ट रैपिड टेस्ट किट। इसमें से आपको बताना है आपका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी लार टेस्ट इसका सही जवाब है। देखिए रिसेंटली न्यूज आई थी, यूएस एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनका डिपार्टमेंट है, इसने रैपिड बहुत जल्दी होने वाला, बहुत हाई सेंसिटिविटी, मतलब कि अपने आप को 88 से 94% केसेस में एकदम सही रिजल्ट देता है, यानी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है, बहुत ज्यादा सही टेस्ट है और बहुत सस्ता। ये हमारे सलाइवा यानी कि लार को यूज करता है। इसका नाम रखा है इन्होंने सलाइवा डायरेक्ट, और ये 20 मिनट के अंदर हमें रिजल्ट दे देता है कोरोना के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ की हम देख रहे हैं नागौर में कम से कम 2 से 3 दिन लग रहे हैं किसी भी टेस्ट को पता करने में क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेंसिटिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे केसेस में गलत रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ऐसे केसेस में सस्ता, टिकाऊ और बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट इस प्रकार के टेस्ट कोरोना से लड़ाई में बहुत दमदार साबित होंगे। तो आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 7। कुछ समय पूर्व एक वकील हैं, इन्होंने 2 ट्वीट किए थे। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने वकील को इन 2 ट्वीट के लिए संवैधानिक लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाला बताते हुए अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी करार दिया है। वकील का नाम बताएं। क्या वकील का नाम है शिवराम भूषण, प्रशांत भूषण, आनंद भूषण या श्रीकांत भूषण? तो अगर आपने थोड़ा सा भी फॉलो किया होगा, बहुत फेमस नाम है ये, प्रशांत भूषण इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज प्रशांत भूषण। चर्चा का बहुत बड़ा विषय है। 2 ट्वीट किए थे, इसमें से एक ट्वीट मोटरसाइकिल पे बैठे हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबड़े की फोटो, और दूसरा ट्वीट पिछले 6 वर्षों में 4 मुख्य न्यायाधीशों के अधीन उच्चतम न्यायालय के कामकाज के संदर्भ में था। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा 22 जुलाई को प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि ट्वीट्स के द्वारा न्यायालय तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के पद की गरिमा तथा अधिकार का हनन किया गया है। ये काफी लंबा मामला था। इसके तत्पश्चात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना गया प्रशांत भूषण को, और उनपे जो जुर्माना लगाया गया वो था 1 रुपए। बड़ा ही विचित्र किस्म का ये पूरा मामला हुआ, आपको ध्यान रहे, याद रहे।
न्यायालय द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना शक्ति का प्रयोग। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में स्थापित मूल्यों के मुख्य संरक्षक हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना शक्तियों का प्रयोग आवश्यक रूप से तर्कसंगत प्रतिबंधों से परे नहीं किया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 129 संविधान की बात कर रहे हैं, उसके तहत अवमानना की शक्ति का उपयोग न्याय प्रशासन में सहायता के लिए किया जाना चाहिए। आपको ये याद रखना है, अनुच्छेद 129 भारतीय संविधान का अवमानना की शक्ति से रिलेटेड है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति यहां से निकल के आती है। तो आप इसमें डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको काफी आलोचनात्मक टिप्पणियां मिलेंगी, क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। समय ज्यादा ना गंवाते हम चलते हैं अगले सवाल नंबर 8 पे। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू, कोरोना के बाद एक अफ्रीकी स्वाइन फ्लू नाम का एक संक्रमण देश में फैल रहा है। आपको बताना है देश के किस राज्य में फैला है और ये किसको प्रभावित कर रहा है। क्या इंसान को प्रभावित कर रहा है, क्या ये जानवर यानी सुअर को प्रभावित कर रहा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आसान सवाल, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन सी आप आसानी से मार्क कर देंगे। मेघालय में फैल रहा है और सुअर को प्रभावित कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। असम राज्य को कोरोना वायरस के साथ साथ अफ्रीकी स्वाइन फ्लू, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर के प्रकोप का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें असम के अंदर केवल असम में 17,000 से अधिक सुअर मर गए हैं और आसपास मेघालय, मणिपुर, आसाम वगैरह में भी ये फैल चुका है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में असम था नहीं, मेघालय था, इसलिए हमने मेघालय को सही जवाब ठहराया है, क्योंकि असम, मेघालय और आसपास के क्षेत्र में ये फैल रहा है। नजदीकी अरुणाचल प्रदेश में भी ये 4,500 से अधिक सुअरों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी का फिर से प्रसरण हुआ चीन में। चीन हमारे सभी बीमारियों का एक केंद्र बन चुका है। वर्ष 2019 चीन में बीमारियों का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाएगा। विश्व में आने वाले समय में जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो चीन एक बीमारी वाला देश ही कहलाएगा। चिंता का विषय क्या है? सुअर के मांस की उच्च मांग है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, पूर्वोत्तर भारत में। और सुअर पालन रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। केवल असम में ही 7 लाख लोग सुअर पालन से जुड़े हैं और इनकी सालाना कमाई कम से कम 8,000 करोड़ रुपए होती है। तो ASF यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर बहुत अधिक संक्रामक है और एक घातक पशु रोग है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मनुष्य को कोई खतरा नहीं होता है। ये हमारे लिए एक थोड़ी खुशी की बात है, किंतु इस रोग में सूअरों के लिए मृत्यु दर 100% के करीब ही होता है, यानी इस बुखार का कोई भी इलाज नहीं है। ये दुख की बात है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, किसी प्रकार का रोग भी दुख की बात ही है। तो ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, स्वाइन फीवर के कुछ फैक्ट्स हैं, किस प्रकार से स्प्रेड होता है। ये आप देखेंगे बायोलॉजिकल वेक्टर्स, जो बायोलॉजिकली जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो अपना कैरी करते हैं, वो ये सॉफ्ट टिक्स, इस तरह का सॉफ्ट टिक नाम का ये इस तरह का एक छोटा ये कीड़ा होता है, इसके अंदर ये वायरस स्प्रेड होता है। इस ASF के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है, किसी प्रकार की। खुशी की बात इतनी है कि ये इंसानों में नहीं आता है और इसको पिग्स यानी सुअर और बोर्स आपने देखे होंगे, इस तरह के जानवर, इनको ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सुअर के आप देखेंगे हाई फीवर हो जाता है और ये कान है ये लाल हो जाते हैं, ये नाक भी लाल हो जाती है और ये वाला पार्ट है इसके नीचे वाला, ये भी पूर्णतः लाल हो जाता है। ये स्किन अलग अलग पॉइंट्स पे लाल हो जाती है। शुरू हुआ चाइना में, फैल गया हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। कौन सा राज्य भारत का पूरी तरह से जैविक राज्य बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमारे हिसाब से आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस, डी इज द राइट आंसर। डी, सिक्किम इज द राइट आंसर। पूरे विश्व में सबसे पहले पूरी तरह से जैविक राज्य बनने वाला पहला राज्य है सिक्किम। आइए देखते हैं। जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में पहले स्थान पर और जैविक कृषि के तहत कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत हमारा जो है 9वें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक राज्य बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और महत्व का विषय है। और आपसे कोई पूछे जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में पहले स्थान पर विश्व में है भारत और जैविक कृषि के तहत कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 9वें स्थान पर हैं। ये 2 फैक्ट्स आप याद रखें, किसी भी एग्जाम में पूछे जाएं तो आप तुरंत इसको बता सकते हैं।
पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली जैविक यानी कि ऑर्गेनिक रहा है। यहाँ रसायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी कम है। इसी तरह आदिवासी और जनजातीय और द्वीप क्षेत्र यानी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप इत्यादि जो हमारे द्वीप के क्षेत्र हैं, ये भी जैविक खेती की गाथा को निरंतर जारी रखने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और भारत से जो जैविक हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक चीजें जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें मुख्यतः अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दालें सम्मिलित हैं। आइए अगला सवाल। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपको हमने यहाँ फोटोज दिखाई हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी कि हम देख सकते हैं किस तरह से अर्थवॉर्म जो होते हैं हमारे, जो किसानों के मित्र होते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत हेल्प करते हैं। क्रॉप रोटेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्रीन लीफ मैन्योर्स अगर आप देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इसमें हम रासायनिक फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं। और जानवरों से मिलने वाला गोबर इत्यादि को हम फर्टिलिटी के लिए यूज करते हैं और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ही इसका पूरा बेस होता है। तो इस तरह के आप पिक्चर्स, फिगर्स आप किसी भी एग्जाम में, रिटन एग्जाम में आप लिखेंगे, आपको खूब नंबर मिलेंगे। इसी के साथ सवाल नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहे एक शब्द है सार्थक। सार्थक क्या है? 4 ऑप्शंस। क्या ये एक भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत है? क्या यह एक भारतीय एयरक्राफ्ट मिसाइल है? क्या यह एक भारतीय रॉकेट है? या यह इसरो द्वारा बनाया गया संचार सैटेलाइट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये है सार्थक, भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह 5 अपतटीय गश्ती पोतों, ऑफशोर पेट्रोल वेसल बोलते हैं, ओपीवी, ये वर्ड याद रखिएगा, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल, ओपीवी की श्रृंखला में चौथा पोत है। इसे मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये वर्ड याद रखिएगा, मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। और इसकी फोटो भी है, ये देखिए, ये है हमारा ओपीवी 4th नंबर व्हीकल जिसका नाम है सार्थक, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल। इसी के साथ आज का हम लेक्चर हमारा यहीं समाप्त करते हैं। आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी मेनी थैंक्स।